नाइक मुद्दे पर आते हुए कहता है, अब ये बताओ कि क्या तुम खेमराज नाम के शख्स को जानते हो? मोहन बताता है, हाँ सर जानता हूँ। नाइक तुरंत पूछता है, कैसे जानते हो तुम खेमराज को? नाइक के पूछे सवाल पर मोहन कहता है, जी सर, बात ऐसी है कि मेरे पिताजी की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है और उसमें अब तक कोई सुधार नहीं आया है। तो मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसका जन्म पूर्णिमा के दिन मेष राशि में हुआ है, उसे अगर मैं कुछ दान देता हूँ तो मेरे पिताजी की तबीयत में सुधार आ सकता है। तो इसी सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त सूरज से पूछा था। तब उसने मुझे खेमराज का नाम बताया था, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि वो बड़ा ही गुस्सैल, झगड़ालू और पक्का शराबी है। उसके मुंह ना लगने में ही भलाई है, इसलिए फिर मैंने उससे दूर रहना ही ठीक समझा। बातचीत के दौरान नाइक उन दोनों को, खासकर मोहन को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वो देखता है कि उन दोनों के चेहरों पर चोट के निशान हैं। नाइक पूछता है, ये तुम दोनों के चेहरों पर ये चोटों के निशान कैसे लगे? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने तुम्हारी जमकर धुलाई की हो। विजय बीच में दखल देते हुए कहता है, वो सर मैं बताता हूँ। बात यह है कि कल रात घर लौटते वक्त गलती से इसका धक्का मुझे लगा और मेरे हाथ से शराब की बोतल छूटकर नीचे गिरकर टूट गई। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और हम दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हो गई। नाइक मुस्कुराते हुए कहता है, भाई कमाल है, कल रात तुम दोनों में हाथापाई हुई और आज सुबह तुम अपने दोस्त का साथ देने उसके साथ यहाँ तक आए। कमाल की दोस्ती है तुम दोनों की। मोहन कहता है, वो सर क्या है ना, शराब के नशे में दिमाग घूम जाता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरा तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे हम एकदम पक्के वाले दोस्त हैं। नाइक अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, अच्छी कहानी है। कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन नाइक को यकीन दिलाते हुए कहता है, नहीं सर, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप चाहे तो शराब के अड्डे पर जाकर हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं कि कल रात हम वहां गए थे या नहीं। तभी माने केबिन के अंदर आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो इंस्पेक्टर नाइक से कहता है, सर आपका शक सही निकला। उस टूटी हुई बोतल पर खेमराज के ही उंगलियों के निशान हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और ये बात उससे कंफर्म होती है। इंस्पेक्टर नाइक अपने हाथ से पेपर वेट को गोल घुमाते हुए कहता है, इसका मतलब साफ है कि खेमराज ने ही अपनी बीवी का खून किया और पकड़े जाने के डर से वो भाग गया। माने अब हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। नाइक की ये बात सुनकर विजय और मोहन दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें इस बात का अभी पता चला था कि कल रात खेमराज अपनी बीवी का खून करके भाग रहा था। माने कहता है, सर इन दोनों का क्या करना है? नाइक उन दोनों के ओर देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। विजय और मोहन वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद नाइक माने से कहता है, माने जरा पता लगाओ कि इस मोहन के पिता क्या सच में बीमार है और कल रात ये दोनों सच में शराब के अड्डे पर मौजूद थे या नहीं। जी सर। इतना कहकर माने नाइक को सल्यूट मारकर वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही विजय और मोहन चैन की सांस लेते हैं। उन दोनों की जान में जान आ जाती है। मोहन कहता है, बच गए यार। अच्छा हुआ जो उस इंस्पेक्टर ने हमारी बात पर यकीन कर लिया। अब हम आज़ाद हैं और मिले हुए उस खजाने से अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। जिस पर विजय मुंह बनाते हुए कहता है, दिन में सपने देखना बंद कर मोहन, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। मोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि विजय ऐसा क्यों बोल रहा है। वो पूछता है, क्या मतलब, और तू ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहा है? तब विजय उसे समझाते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है कि उस इंस्पेक्टर को हमारी बात पर पूरी तरह यकीन हो गया है? ऐसा नहीं है। वो पहले हमारे सच को टटोल कर देखेगा कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं। और कोई भी केस तब बंद होता है जब मुजरिम कानून की हिरासत में होता है। यहाँ तो खेमराज का वजूद ही खत्म हो गया इस दुनिया से, फिर वो किसे पकड़ेगा? मोहन डरते हुए कहता है, तो अब क्या होगा?
विजय बताता है, फिलहाल ये मामला गर्म है, तो हमें भी कुछ दिनों तक हम जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही रहना होगा। अपने काम पर जाना, काम करना और सीधे घर वापस आना। कुछ दिनों तक हमें सामान्य रूप से जीवन बिताना होगा। खेमराज के ना मिलने पर केस अपने आप ही बंद हो जाएगा। तब तक हम उस खजाने का नाम भी नहीं लेंगे। फिर बाद में जब ये मामला पूरा शांत हो जाएगा, तब हम उसे बेचकर अपने सपने साकार करेंगे। मोहन कहता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद खजाने के साथ ऐश करेंगे। मोहन खुशी से झूम कर कहता है। उस पर विजय मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ बेटा, अभी तो बहुत उछल रहा है। अंदर जाने से पहले तेरी बोलती बंद हो गई थी। तब क्या हो गया था आपको महान कूटनीतिज्ञ महाराज? मोहन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, बस करना भाई टांग खिंचाई। मान लिया कि नहीं हूं मैं कूटनीति में माहिर। पुलिस को देखकर तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो हम लोग तो आम से भी ज्यादा आम आदमी हैं। आदमी की गलती हो चाहे ना हो, पुलिस को देखकर वो डरता जरूर है। और एक बात कहूं, पुलिस से डरने में ही सज्जनता की कसौटी है। विजय अपनी आंखें मजाकिया अंदाज में बड़ी करते हुए कहता है, तू कूटनीतिज्ञ ना सही, लेकिन फिलोसोफर जरूर बनेगा। दोनों दोस्त हंसते हुए वहां से घर चले जाते हैं। विजय और मोहन दोनों के घर वालों को उनकी चिंता हो रही थी। अपने अपने घर आने पर वो बताते हैं कि पुलिस को एक आदमी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, इसीलिए उन्हें थाने बुलाया था। ये सुनकर दोनों के घर वालों के भी जान में जान आती है। उस दिन से दोनों पहले की तरह लो प्रोफाइल जिंदगी जीने लगते हैं, ताकि अगर कोई उन पर नजर रख रहा हो तो उसे जरा सा भी शक ना हो। इस बात को 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। नाइक अपने केबिन में खेमराज के केस फाइल में अपना सिर खपाए बैठा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ इस केस को लेकर कोई भी सुराग या फिर नया अपडेट नहीं लगा था। तभी नाइक माने को केबिन में बुलाता है। नाइक पूछता है, माने, मैंने तुम्हें उन दोनों लड़कों के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? माने बताता है, सर उन 2 लड़कों का बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। मैंने पता किया है, वो दोनों सच बोल रहे थे। दोनों लड़के एक सलून में काम करते हैं और उस मोहन के पिताजी की तबीयत सच में खराब है, जिस वजह से उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। और वो दोनों उस दिन सच में शराब के अड्डे पर मौजूद थे। नाइक उखड़े हुए लहजे में कहता है, ये बात तो पक्की है कि मियाँ बीवी के बीच हुए झगड़े में गुस्से में आकर खेमराज ने अपनी बीवी का खून किया और सजा से बचने के लिए भाग गया। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी इस बात को कंफर्म करती है, क्योंकि वेपन ऑफ मर्डर यानी उस टूटी हुई बोतल पर उसी के उंगलियों के निशान भी है। और उसके मोहल्ले वालों का भी यही कहना है, ये सब खेमराज ही कर सकता है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का सारा दारोमदार उस खेमराज पर टिका हुआ है, लेकिन कमबख्त पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। उसका मिलना हमारे लिए ज़रूरी है माने। माने कहता है, सर उसे ढूंढने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि शहर के बाहर भी कई इलाकों में उसके लिए लुकआउट जारी कर दिया है। पर सर, इतने पर भी अगर वो नहीं मिला तो? नाइक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, इस केस का कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर है। अगर ऐसा ही चलता रहा माने तो हमें यह केस बंद करना पड़ेगा। माने कहता है, एक बात कहूँ सर, अनसुलझे केसेस हमारे सिस्टम के लिए कोई नई बात नहीं है। इसमें एक और केस सही। नाइक कहता कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात से सहमत है। अब इस बात को 1 से 1.5 महीना बीत जाता है, लेकिन खेमराज का कोई अता पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस इस केस को बंद कर देती है। साथ में नाइक की दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। अब विजय और मोहन पूरी तरह से आज़ाद पंछी थे। उन्होंने 2 महीने तक इस मामले का ठंडा होने का इंतजार किया था। अब उन्हें जल्द से जल्द उस खजाने के बारे में कुछ सोचना था। विजय कहता है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पर कर्जे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। मोहन भी उससे सहमत होते हुए कहता है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी जल्द अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए हमें मिले हुए खजाने को बेचने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे।
ताकि ढेर सारे पैसे आ सके। विजय थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, लेकिन हम इस खजाने को ऐसे ही नहीं बेच सकते, क्योंकि ये पुराने तौर तरीके से बना हुआ है और इसकी बनावट भी उस वक्त की होगी। इसलिए इसे हम किसी को भी नहीं बेच सकते। उसके लिए हमें किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो एंटीक ज्वेलरी में डील करता है। मोहन कहता है, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं पता करके बताता हूँ। विजय हैरानी से पूछता है, तू कहाँ से पता लगाएगा? मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तू भूल गया या भूलने का नाटक कर रहा है? अगर तू भूल गया है तो तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। विजय उखड़े हुए लहजे में कहता है, अब बात को यूं गोल गोल मत घुमा, जल्दी से बता, मैं जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मोहन कहता है, तू भूल रहा है कि मेरे पिता सेठ जगमोहन के यहाँ काम करते थे। सेठ जगमोहन का नाम सुनकर विजय के दिमाग का बल्ब जलता है और उसका चेहरा चमक उठता है। वो खुशी से कहता है, सेठ जगमोहन यानी शहर के सबसे बड़े सोने के व्यापारियों में से एक, वो सुनार जिसके यहाँ तेरे पिता सोने के कारीगर थे। मोहन कहता है, हाँ वही, मेरे पिता उनके भरोसेमंद कारीगर में से एक थे, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन पिताजी की बिगड़ती तबीयत की वजह से उन्हें वहां का काम छोड़ना पड़ा। विजय खुशी से कहता है, तेरी बात में दम है, पर क्या वो इस मामले में हमारी मदद करेगा? मोहन कहता है, वो भले ही ना करे, लेकिन एंटीक ज्वेलरी में डील करने वाले के बारे में वो जरूर जानता होगा। तू फिक्र मत कर, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं 2 दिन में पता लगाकर तुझे बताता हूँ। मोहन विजय को भरोसा दिलाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। शाम को विजय आजाद बगीचे में एक बेंच पर बैठा मोहन का इंतजार कर रहा था। विजय मोहन का पिछले आधे पौने घंटे से इंतजार कर रहा था, लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया था। विजय चिढ़ते हुए मन में सोचता है, ये मोहन के साथ यही प्रॉब्लम है, इसे वक्त की कदर ही नहीं है, हमेशा लेट आता है और पता नहीं आज इसे इतना समय क्यों लग रहा है। विजय ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहां मोहन आता है, जिसे देखकर विजय उसे ताना मारते हुए कहता है, आइए, अब आ रहे हैं आप, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मोहन कहता है, अरे यार नाराज क्यों होता है, अपने ही काम में लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। विजय हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है बता, अब बात बनी कि नहीं? मोहन बेंच पर बैठते हुए कहता है, अरे यार सब कुछ उल्टा हो गया। विजय मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या हो गया भाई? विजय के इस सवाल का जवाब देते हुए मोहन कहता है, अरे यार वो सेठ जगमोहन तो अब रिटायर्ड हो गए हैं और उन्होंने अपना सारा काम अपने दोनों बेटों को सौंप दिया है। विजय एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, अच्छा। मोहन आगे कहता है, बात बस इतनी नहीं है, उनके दोनों बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और सुनने में आया है कि जो उसका छोटा बेटा है सम्राट, उसके शौक काफी ऊंचे दर्जे के हैं और जल्द अमीर बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे जायदाद में कुछ खास नहीं मिला है, इसीलिए वो अपना अलग से कुछ करने वाला है, तो वो हमारे काम का आदमी हो सकता है। मोहन की ये बात सुनने के बाद विजय के मन में थोड़ी उमंग जाग जाती है। उसे लगता है कि ये सम्राट उनके काम का बंदा है। विजय कहता है, हम जाकर इस सम्राट से मिलते हैं, ये आदमी हमारे काम का है मोहन, क्योंकि इसमें अमीर बनने की भूख है और ये भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मोहन कहता है, सही बात है, अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब ऐसे लोग जिनके ख्याल और रुचियां एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये सम्राट ही हमें अपने अमीर बनने के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। विजय पूछता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? तब मोहन उसे बताता है, वो अपने बाप और बड़े भाई से खार खाए हुए है, और तो और सुनने में ये भी आया है कि आजकल उसकी हालत थोड़ी तंग चल रही है, इसलिए गम गलत करने के लिए आजकल ज्यादातर बियर बार में ही पाया जाता है। विजय कहता है, तो तय रहा, कल शाम हम उससे मिलने बियर बार जाएंगे और उसके साथ सौदेबाजी करेंगे।